आज क्वेश्चन नंबर 19। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं क्या पहले। A particle of mass m1 lies on a smooth horizontal table. जैसे मान लो ये कोई टेबल है अभी। एक पार्टिकल या कोई एक ब्लॉक ले लो यहाँ पे, जिसका मास है m1 and is connected to a freely falling particle of mass m2 by a light inextensible string passing over a smooth fixed pulley. तो यहाँ पर एक कोई पुली लगी हुई है और एक स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर से पास करके एक एंड उसका m1 से अटैच किया हुआ है और दूसरे एंड पे यहाँ पे एक दूसरा पार्टिकल है मास m2 का। तो ये इसका डायग्राम है। Initially the system is at rest with m1 a distance d from the edge of the table, यानी ये वाला डिस्टेंस आपको d दिया हुआ है। Then the time taken for m1 to reach the edge of the table. तो हमने सिस्टम को छोड़ दिया, मतलब सिस्टम को छोड़ने के बाद m2 नीचे आएगा और m1 इस तरफ जाएगा। तो फिर ये पूछा कि m1 को जो टेबल का एज है यानी यहाँ तक जहाँ पे पुली लगी हुई है, तो m1 को पुली तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये इसमें पूछा हुआ है। अभी अब देखो कैसे करोगे इसको। मतलब डिस्टेंस d ट्रेवल करने में m1 को कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है इसमें। तो अगर हम इसकी एक्सेलरेशन पता लग जाएगी, मान लो m1 की एक्सेलरेशन a है तो m2 की भी एक्सेलरेशन a होगी, क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट m2 नीचे मूव करेगा उतना ही m1 आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है जी। तो सेम टाइम में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो एक्सेलरेशन भी दोनों की सेम होनी चाहिए। तो अगर एक्सेलरेशन पता लग जाए तो फिर तो हम निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द फार्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u स्टार्टिंग में 0 है क्योंकि सिस्टम शुरू में रेस्ट पे है। डिस्प्लेसमेंट d के बराबर हो जाएगा और फिर यहाँ से t की वैल्यू निकल जाएगी √2d अपॉन a। तो अगर a पता लग जाए तो फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब a कैसे निकालोगे? तो उसके लिए भी इनका एफवीडी बनाओ दोनों का, ब्लॉक्स का। अगर आप m2 का एफवीडी बनाते हो तो m2 पे देखो एक नीचे इसका वेट m2g आ जाएगा और ऊपर टेंशन t आएगी इस टाइम पे, और तो कोई फोर्स नहीं होगा m2 के ऊपर, ये दो ही फोर्स होंगे। और फिर इसकी इक्वेशन लिखो, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स आ जाएगा m2g माइनस t। is equal to mass into acceleration, तो mass m2 and acceleration a. So this is one equation. Now consider the FBD of m1
M1 पे क्या क्या फोर्स लगेंगे भी। अब यहाँ पे लिखा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल लिखा है अभी। तो स्मूथ का मतलब है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। तो फिर M1 पे जो फोर्सेज आएंगे, एक तो टेंशन आ जाएगी इस तरफ, एक इसका वेट होगा M1G, और एक टेबल से नॉर्मल फोर्स होगा भी इस पे। क्योंकि जो M1 है वो टेबल पे नीचे फोर्स लगाएगा, तो टेबल फिर M1 पे ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है। तो वर्टिकल में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है भी M1 की, तो वर्टिकल में तो फोर्स से बैलेंस कर जाएंगे, यानी N = M1G। बट हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है, टेंशन T, तो फिर अप्लाई F = M में, तो फोर्स हो जाएगा T, मास M1 और एक्सेलरेशन P। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके ए निकाल लोगी, और फिर ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। तो देखो भी क्या आंसर आता है। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 1 और 2 को, तो क्या आएगा भी? M2G = M1 + M2A। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, और फिर ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। तो आई थिंक ये बी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24। Two persons are holding a rope of negligible weight tightly at its end so that it is horizontal। जैसे कि रोप है ये भी, और इसको दोनों तरफ से पकड़ा हुआ है हमने, टाइटली इसको पकड़ा हुआ है ताकि ये हॉरिजॉन्टल है रोप। एक तरह से दोनों एंड्स पे इसको हमने टाई करा हुआ है। A 15 kg weight is attached to the rope at the midpoint। तो अब इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पर एक 15 kg का वेट अटैच कर दिया। तो जब यहाँ पे वेट अटैच करेंगे तो ये स्ट्रिंग थोड़ी सी यहाँ पे सैग कर जाएगी, थोड़ी कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है। The minimum tension required to completely straighten the rope। तो ये थोड़ी ऐसे नीचे सैग कर जाएगी भी, तो फिर इसमें हम कितनी टेंशन दें इसको भी, ताकि ये स्ट्रिंग दोबारा से स्ट्रेट हो जाए। अभी क्वेश्चन समझ आ गई सभी? इसमें कितनी टेंशन होनी चाहिए कि स्ट्रिंग दोबारा से स्ट्रेट हो जाए, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए देखो भी, अगर हम इस पॉइंट का एबीडी बनाएं, इस पॉइंट का ये एंगल थीटा थीटा मान लो, तो इस पॉइंट पे देखो जैसे टी ऐसे लग रहा है,
इस पॉइंट को मैं कुछ ए मान लेता हूँ। तो पॉइंट ए पे टी, देखो टी ऐसे लग रहे हैं अभी और टी ऐसे लग रहे हैं, और नीचे 15G है। ये एंगल भी थीटा थीटा आ जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, मतलब ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, इधर से ये वाला एंगल भी थीटा आएगा। और फिर अगर कंपोनेंट्स करो टी के, तो टी का इस तरफ कंपोनेंट आएगा टी कोस थीटा, और ऊपर की तरफ आएगा टी साइन थीटा। ऐसे इस टी का इस तरफ कंपोनेंट आएगा भी टी कोस थीटा, और ऊपर की तरफ आएगा टी साइन थीटा। तो ये डबल हो जाएगा भी 2t साइन थीटा। अब ये देखो ओरिजेंटल वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि टी कोस थीटा ये इक्वल और अपोजिट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और वर्टिकल में जो 2t साइन थीटा है, ये इस वेट को बैलेंस करेगा 15G को। सो वी हैव 2t साइन थीटा इक्वल टू 15G। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 15G अपॉन 2 साइन थीटा। तो टेंशन आगे भी एज ए फंक्शन ऑफ एंगल थीटा। तो चलो मान लो भी किसी टेंशन टी के लिए ये रोप पूरी तरह से स्ट्रेट हो जाती है, तो अगर ये रोप फिर से स्ट्रेट हो गई तो थीटा 0 हो जाएगा भी। सो टू स्ट्रेटन द रोप, फाइनल थीटा शुड बी 0 डिग्री। ठीक है जी। सपोज द रोप गेट्स स्ट्रेटन्ड, देन फाइनल एंगल थीटा विल बी 0 डिग्री। फिर थीटा को 0 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे तो टेंशन आ जाएगी भी। तो फिर क्या आएगी टेंशन 15G अपॉन 2 साइन 0, और साइन 0 0 हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन 0 ये इन्फिनिटी आ जाएगा। So that means you need infinite tension to straighten the rope, which is not possible. तो इसका मतलब है कि हम इसको सीधा नहीं कर सकते भी, जितना मर्जी फोर्स लगा लो आप रोप को बिल्कुल स्ट्रेट एकदम सीधा नहीं कर सकते। ठीक है भी। तो इसका डी आंसर आ जाएगा भी फिर। अभी समझ आ गई है? हाँ जी सर। इसके बाद भी अप टू 30 और कोई डाउट? हाँ जी 25 हो गया भी 25। हेलो हाँ जी अप टू 30 और कोई डाउट है? ट्वेंटी 29 कैसे किया अभी 29? सर अभी कर लेते हैं। हाँ 29 करो जरा अभी सब लोग। ठीक है भी। जब लिफ्ट की एक्सेलरेशन ऊपर हो तो वेट होता है m/g+a, यानी बढ़ जाता है, और जब एक्सेलरेशन नीचे हो तो वेट कम हो जाता है। यहाँ पे वेट कम हो रहा है, 60 से 50 हुआ, तो वेट अगर कम हो रहा है तो फिर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो अब ये देख लो कि इन चारों ऑप्शंस में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ किसमें होगी।
ए और बी में तो कांस्टेंट स्पीड है, उसमें तो कुछ हो नहीं सकता। और अगर सी ऑप्शन देखें, लिफ्ट व्हाइल इन मोशन डाउनवर्ड्स सडनली स्टॉप्ड, तो डाउनवर्ड मोशन में अगर रुक रही है तो फिर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, यानी वेलोसिटी नीचे की तरफ है और वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होनी चाहिए, यानी ऊपर की तरफ। तो फिर सी ऑप्शन भी नहीं होगा। हाँ, तो डी हो जाएगा भी कि लिफ्ट व्हाइल इन मोशन अपवर्ड्स सडनली स्टॉप। ठीक है, कि लिफ्ट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी और वो रुक गई, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ अगर कम हुई तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट यानी नीचे की तरफ हो जाएगा। तो फिर इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखना ये है कि इन चारों ऑप्शंस में से एक्सेलरेशन किस में नीचे की तरफ है, और वो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है डी ऑप्शन में। चलो ठीक है जी। हाँ जी, अप टू 30 कोई डाउट हो तो बताओ भी। अप टू 30। ओके, इसके बाद भी अप टू 35। अप टू 35। सर क्वेश्चन नंबर 34। 34। ओके, और दोनों तरफ की टेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब ये समझ आ गई भी। फर्स्ट केस में जब यहाँ क्लैंप लगा हुआ है अभी, तो यहाँ टेंशन होगी M1G, यहाँ टेंशन होगी M2G, और यहाँ टेंशन हो जाएगी दोनों का सम, यानी M1G प्लस M2G, और यहाँ टेंशन कैपिटल M1G, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो फिर ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे ये G से G काट दो भी, तो यहाँ से M1 की वैल्यू आ जाएगी। तो शुरू में काउंटर मास होगा M1 प्लस M2 के बराबर। फिर हमने क्या करा, अभी हमने ये क्लैंप हटा लिया। क्लैंप हटाने के बाद द मासेज विल स्टार्ट मूविंग, मान लो इसमें एक्सेलरेशन A वगैरह आ जाती है, तो फिर अब यहाँ जो टेंशन हो जाती है अभी यहाँ पे, अब टेंशन यहाँ पे दोनों तरफ सेम हो जाएगी, और इसका फार्मूला हमने किया था अभी, क्या फार्मूला किया था, 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। हमने जो एटवुड मशीन करी थी ना अभी, उसमें टेंशन का ये फार्मूला किया था, और फिर जो यहाँ पे टेंशन है भी यहाँ पे, वो इन दोनों का सम हो जाएगी, तो यहाँ पे टेंशन इसका डबल हो जाएगा। तो टेंशन पहले से बदल गई यहाँ पे, तो फिर हमें यहाँ पे मास भी बदलना पड़ेगा। मान लो हमने अब यहाँ पे मास M1 को हटा के यहाँ पे मास M2 कर दिया, तो फिर यहाँ पे टेंशन हो जाएगी M2G, और अगर दोनों तरफ की टेंशन सेम है तो अगेन बैलेंस विल बी रिस्टोर्ड। तो ऐसे G से G काट दो भी, तो यहाँ से M2 की वैल्यू होगी। So this is new mass. Then what is change in counter mass? तो चेंज हो जाएगा M1 माइनस M2, तो चेंज हो जाएगा भी M1 माइनस M2। तो ये वैल्यू पुट कर दो M1 M2 की, आपका आंसर आ जाएगा। जरा चेक करना भी। देखो 35 में तो ये अभी, अब यहाँ पे टेंशन लगा रहे हो, टेंशन का मतलब है कि जितना फोर्स आप यहाँ लगाओगे वही टेंशन होगी,
यानी आप यहाँ पे फोर्स 2 mg का लगा रहे हो, तो फिर इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन 2 mg हो जाएगी, और टेंशन 2 mg इस वाले मास के ऊपर लगेगी, और इसका वेट mg नीचे। तो एक्सेलरेशन मान लो a। तो व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन m? तो नेट फोर्स हो जाएगा 2 mg माइनस mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m से m कट जाएगा, तो a यहाँ पे g के बराबर आ जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है जी। हाँ जी सर। अच्छा भाई, अगर यहाँ पे हम टेंशन 2 mg लगाने की बजाय अगर यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच कर दे मास 2 mg का, 2 m का, तो उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पे 2 m का मास अटैच कर दिया हमने, तो इसका वेट जो होगा 2 mg, वो अभी भी 2 mg लगेगा, पहले भी 2 mg लग रहा था। तो क्या आंसर में कोई फर्क पड़ेगा इससे भी? तो आंसर पहले से डिफरेंट आएगा या सेम आएगा? देखो, अब ये हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे टेंशन 2 mg के बराबर होगी, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेंशन 2 mg से कम हो जाएगी। बिकॉज अगर आप यहाँ टेंशन T मानते हो भी कुछ, और फिर इसकी इक्वेशन लिखो, तो इस मास की एक्सेलरेशन नीचे होगी, तो इसकी इक्वेशन आएगी 2 mg माइनस टी इक्वल टू 2 ma। तो यहाँ से टेंशन कितनी आएगी? अब टेंशन आएगी 2 m इंटू जी माइनस ए। तो पहले टेंशन 2 mg थी, अब 2 mg माइनस ए हो गई, तो टेंशन डिफरेंट होगी ना भी पहले से, तो फिर एक्सेलरेशन भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है भी, बेसिकली फोर्सेस तो वही लग रहे हैं जो पहले लग रहे थे, लेकिन सिस्टम का जो इनर्शिया है वो चेंज हो गया। बेसिकली इनर्शिया पहले केवल m था, अब इनर्शिया 3m हो गया। ठीक है, फोर्सेस तो वही लग रहे हैं जो पहले लग रहे थे, बट इनर्शिया चेंज हो गया, इस करके एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है भी, तो अब ये सिस्टम है भी जिसमें कोई पुली मूवेबल हो, तो सिस्टम्स विद मूवेबल पुलिस, यानी जिसके अंदर जो पुली है वो भी मूव कर सकती है ऊपर नीचे। ठीक है, तो उसमें फिर हम कैसे निकालेंगे? तो जैसे इसका एग्जांपल है भी, मान लो जैसे कि ये पुली है भी, एक मिनट, एक पुली यहाँ पे है,
ये सिस्टम है भी, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ब्लॉक है मास m1 का, और यहाँ पे कोई ब्लॉक मास m2 का। तो ये पुली मान लो A और ये पुली B। तो पुली A जो है वो फिक्स्ड है भी, लेकिन जो B है वो मूवेबल है। तो पुली B ऊपर नीचे मूव कर सकती है। तो फिर इसमें अगर एक्सेलरेशंस निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे? और मान लो पुली दोनों मासलेस हैं, both pulleys are massless and frictionless. तो जब पुली मासलेस फ्रिक्शनलेस हो तो टेंशन दोनों तरफ सेम होती है, पुली के दोनों तरफ स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो टेंशन यहाँ पे होगी वही टेंशन यहाँ पे होगी, और फिर जो टेंशन यहाँ पे होगी वही टेंशन यहाँ पे होगी। तो टेंशन इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर हर जगह पे सेम होगी। ठीक है, अगर स्ट्रिंग एक ही है, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट, ये पूरी स्ट्रिंग एक ही है भी, तो जब स्ट्रिंग एक ही होती है तो टेंशन उसमें हर जगह पे सेम होती है। ठीक है भी, तो ये चीज आप माइंड में अपना बिठा लो भी कि जब स्ट्रिंग एक ही हो तो टेंशन उसमें हर जगह पे सेम होगी, प्रोवाइडेड पुल्लीज आर फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। ठीक है, तो फिर मान लो अगर m1 नीचे आता है, सपोज m1 की एक्सेलरेशन a1 है और m2 की ऊपर की तरफ a2 है, तो अब यहाँ पर a1 और a2 इक्वल नहीं होंगी भी, जैसे हमने पीछे किया था जब ये वाला केस किया था सिंपल एटवुड मशीन वाला, कि एक तरफ मास m2 हैंग कर रहा है, एक तरफ m1 हैंग कर रहा है। तो जो एक्सेलरेशन m2 के नीचे होगी वही एक्सेलरेशन m1 के ऊपर होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही पुली थी और वो फिक्स थी। तो जब पुली फिक्स हो तब तो ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन सेम हो, बट अब यहाँ पे पुली भी मूव कर सकती है, तो फिर इन केसेस में एक्सेलरेशन सेम नहीं होती है डिफरेंट पार्टिकल्स की, तो एक्सेलरेशन डिफरेंट होती है। ठीक है, तो फिर एक्सेलरेशन यहाँ पे दोनों की अलग अलग हो जाएगी। तो वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशंस a1 एंड a2। तो ये हम कैसे निकालेंगे ये हमने देखना है अभी यहाँ। तो उसके लिए देखो भी, अगर यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे T है, यहाँ पे टेंशन आप T प्राइम मान लो, और फिर अगर आप पुली B का डायग्राम बनाओगे, पुली B का डायग्राम, तो टेंशन T ऊपर, टेंशन T यहाँ से ऊपर और T प्राइम नीचे, और पुली B का मास तो कुछ है नहीं है तो इसका वेट 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ से T प्राइम आ जाएगा 2T के बराबर। अच्छा, एक बात और भी, जो एक्सेलरेशन मास m2 की होगी वही एक्सेलरेशन पुली B की भी होगी। ठीक है, क्योंकि जो मास m2 है वो पुली B से अटैच्ड है, तो B और m2 दोनों की मोशन सेम टाइप की होगी। जितना पुली B ऊपर मूव करेगी उतना ही मास m2 ऊपर मूव करेगा।
तो एक्सेलरेशन दोनों की सेम हो जाएगी। और फिर अगर हम इक्वेशन लगाएं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट पुली बी का मास 0 है भी, पुली बी का मास 0 है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स से 0 होने का मतलब है कि फोर्सेस इस पे बैलेंस कर जाएंगे, यानी टी प्राइम इज इक्वल टू टी प्लस टी 2t। ठीक है भी, तो फिर टी प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 2t। अब ये बात समझ आ गई आपको भी? यस सर। अगर पुली का मास 0 नहीं होता फिर कुछ और एक्सप्रेशन आती टी प्राइम और 2t में, टी में। और अगर ये पुली मासलेस है बी, तो फिर यहाँ टी प्राइम जो है वो 2t के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इनकी इक्वेशन लिखो भी दोनों की, m1 m2 की। m2 पे वेट आएगा m2g, इसका वेट आएगा m1g। तो अगर आप सपोज m1 की इक्वेशन लिखते हो तो m1 पे नेट फोर्स आएगा m1g माइनस टी इक्वल टू m1a1, और m2 पे नेट फोर्स आएगा t प्राइम माइनस m2g इक्वल टू m2a2। t प्राइम की वैल्यू पुट कर दो 2t, so this is equation number 2। यहाँ पे देखो हमारे पास 3 अननोन है भी, 3 अननोन है, a1 a2 एंड t, बट इक्वेशन हमारे पास 2 ही आई है। तो अगर आपने सॉल्व करना है तो जितने अननोन्स हैं उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए, ये मालूम है भी आपको। To solve some equations, you should have as many number of equation as there are number of unknowns। तो हमारे पास 3 unknowns है भी यहाँ पे, a1 a2 और t, जबकि इक्वेशन अभी 2 आई है हमारे पास। तो we need one more equation। तो थर्ड इक्वेशन क्या होगी भी फिर? वो थर्ड इक्वेशन होगी रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। a1 और a2 में क्या रिलेशन होगी आपस में, यानी a1 a2 के इक्वल होगा या उसका डबल होगा या उसका हाफ होगा, मतलब क्या होगा a1 a2 में रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, अब ये कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए देखो, जो ये स्ट्रिंग है भी, इसके 3 पार्ट्स अगर कर लें स्ट्रिंग के, मान लो ये लेंथ L1, ये लेंथ L2 और ये लेंथ L3। मतलब कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ L1, फिर यहां से लेकर यहां तक की लेंथ L2, और फिर यहां से लेकर यहां तक की लेंथ L3। ठीक है जी। Now when different parts of the system move, तो लेंथ L1 L2 L3 will change। जैसे जब M1 नीचे आएगा तो लेंथ L1 बढ़ जाएगी, पुली B ऊपर जाएगी तो लेंथ L2 L3 कम हो जाएगी। ठीक है भी, तो जब मोशन स्टार्ट होगी तो डिफरेंट पार्ट्स की लेंथ चेंज होगी। लेकिन अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रेंट हो गया भी, व्हाट इज कंस्ट्रेंट हियर?
तो कंस्ट्रेंट ये हो गया कि टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, देखो लेंथ L1 चेंज हो सकती है, लेंथ L2 भी चेंज हो सकती है, लेंथ L3 भी चेंज हो सकती है, लेकिन तीनों का जो सम है भी L1 प्लस L2 प्लस L3 टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, so that should remain constant। अब ये बात समझ आ रही सभी को भी? Yes, sir. मतलब जो पार्टिकल्स हैं बॉडी जो इस तरह से मूव करेंगी कि टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो चलो मान लेते हैं कि आफ्टर सम टाइम जो पुली बी है वो थोड़ा मूव करके ऊपर आ गई, मान लो यहाँ पे आ गई पुली बी। ठीक है, अभी पुली बी मान लो यहाँ पे आ गई और जो M1 है वो यहाँ पे आ गया। मतलब M1 डिस्टेंस X1 नीचे आ गया और पुली बी सपोज डिस्टेंस X2 ऊपर आ गई। तो स्ट्रिंग अब ऐसे हो जाएगी भी, स्ट्रिंग अब ऐसे हो जाएगी। ऐसे भी अभी समझ आई बात? ये स्ट्रिंग अब ऐसे हो जाएगी। तो व्हाट इज दिस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? अब स्ट्रिंग की अब ये लेंथ क्या हो जाएगी? इस पार्ट की लेंथ ये क्या हो जाएगी? पहले L3 थी पूरी, यहां से लेकर यहां तक L3 थी, अब कितनी हो जाएगी? L3 माइनस X2। और जो ये लेंथ है भी L2, ये कितनी हो जाएगी? यहां से लेकर यहां तक, ये भी X2 कम हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी L2 माइनस X2। और जो ये लेंथ है जो पहले L1 थी, यहां से लेकर यहां तक जो पहले L1 थी, अब कितनी हो जाएगी टोटल? ये यहां से लेकर यहां तक, ये हो जाएगी L1 प्लस X1। एंड नाउ व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? टोटल लेंथ हो जाएगी L1 प्लस X1 प्लस L2 माइनस X2 प्लस L3 माइनस X2, and that should be equal to this, that should be equal to this। तो यहां से भी X1 इक्वल टू 2X2 आ जाएगा। तो इसके बाद भी ये डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आ गई, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होती है। तो मतलब किसी टाइम पे अगर इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी v2 है, तो फिर v1 इक्वल टू 2v2 आ जाएगा।
ठीक है भी, अगर इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा देखो, डिफरेंशिएट करो तो आएगा dx1/dt इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dx2/dt। तो dx1/dt v1 हो जाएगा और dx2/dt v2। और फिर दोबारा से डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होती है। तो क्या आ जाएगा a1 इक्वल टू 2a2। तो ये रिलेशन आ गई भी a1 और a2 में, एंड दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन आ गई, 1, 2 एंड थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों को सॉल्व करके आप a1 a2 वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में a1 की वैल्यू पुट कर दो 2a2, तो क्या आ जाएगा m1g माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू 2a2। अभी a1 की वैल्यू पुट कर दी हमने फर्स्ट इक्वेशन में, और इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा। और फिर सेकंड और इसको ऐड कर दो, 2 + 4 कर दो भैया, तो 2t कट जाएगा। तो यहाँ से a2 की वैल्यू आ जाएगी। अभी समझ आ गई? a2 आ गया, फिर a1 भी आ जाएगा, फिर टेंशन वगैरह भी आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो इसमें आपको हर बार इस तरह से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिंपल अंदाजा लगा सकते हो, अंदाजे से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप, कि जैसे मान लो again you are given this system, यहाँ पे m1, यहाँ पे m2, तो मान लो m1 का डिस्प्लेसमेंट x1 है, अगर पुली का x2 है, तो इस ब्लॉक का भी x2 होगा। तो अभी ये तो ऑब्वियस है कि अगर मान लो m1 ब्लॉक डिस्टेंस x1 नीचे आता है, तो फिर जो L1 है वो x1 बढ़ जाएगी, लेंथ L1 जो है वो x1 बढ़ जाएगी। और ये पुली B अगर ऊपर जाती है तो ऑब्वियस है कि लेंथ L2 और L3 दोनों कम होंगी। जो L2 है वो भी x2 कम हो जाएगी, और L3 है वो भी x2 कम हो जाएगी। तो फिर -x2 -x2 एंड टोटल चेंज इज 0। तो यहाँ से सीधा आ जाएगा x1 इक्वल टू 2x2। बस आप ये निकाल लो कि किस पार्ट में कितना चेंज हुआ, और टोटल चेंज को फिर 0 कर दोगे। अगर किसी पार्ट की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो उसको प्लस में ले लो, और डिक्रीज हो रही है तो उसको माइनस में ले लो भी, और टोटल चेंज को 0 कर दो सीधा। तो फिर आपको वो लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा अभी। हाँ जी, बात समझाइए आपको? Yes, sir. ठीक है, तो लेंथ L1 बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी? x1 बढ़ जाएगी, तो फिर प्लस x1 ले लो। तो लेंथ L2 L3 x2 x2 कम हो जाएंगी, तो फिर -x2 इक्वल टू 0। तो सीधा ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x1 इक्वल टू 2x2।
ठीक है भी। तो अब ये क्वेश्चन देखो जरा भी, क्वेश्चन नंबर 45। तो अब यहाँ पे पुली का मास ही 4 kg दे दिया इंस्टेड ऑफ हैविंग द ब्लॉक हेयर, तो पुली का ही 4 kg मान लिया। तो अगर मान लो भी 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन a1 है नीचे और इसका a2 है, तो फिर वही a1 विल बी ट्वाइस ऑफ a2 और बाकी अपने दोनों के भी एफबीडी बनाओ। इसका नीचे वेट आएगा 5g और यहाँ टेंशन T मान लो, तो फिर इसकी इक्वेशन आएगी 5g माइनस टी, नेट फोर्स 5g माइनस टी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और पुली बी के लिए टेंशन टी ऊपर और इसका वेट 4g नीचे, तो एक्सेलरेशन ऊपर है तो नेट फोर्स हो जाएगा 2t माइनस 4g इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सेकंड इक्वेशन आ गई और ये थर्ड इक्वेशन होगी। तो इन तीनों को सॉल्व करके आपने a1 की वैल्यू निकालनी है अभी यहाँ से, और g की वैल्यू दे रखी है 9.8। तो जरा भी सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है। अभी लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 46। The figure shows a system of 4 pulleys with 2 blocks A and C. Find at an instant speed of block C when block A is going up at a speed of 2 meters per second and pulley Y is coming down with a speed of 2 meters per second। इसको मैं V2 मान लेता हूँ। तो फिर ब्लॉक सी की स्पीड बतानी है, तो सी की स्पीड चलो हम नीचे की तरफ मान लेते हैं अभी से V3। अगर V3 पॉजिटिव आ गया तो नीचे की तरफ ही होगी और V3 नेगेटिव आया तो फिर ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है जी। तो फिर हमने V3 की वैल्यू बतानी है। और ये वाली पुली फिक्स है भी, ऊपर वाली पुली फिक्स है। ये W, इसको W मान लेते हैं पुली को, तो पुली W इज फिक्स्ड। बाकी X Y Z पुली ये मूव कर सकती है। तो इसमें कंसेप्ट वही है कि भी जो टोटल लेंथ है स्ट्रिंग की, देखो अगर हम स्ट्रिंग देखें यहाँ से स्टार्ट होके ये फिर पुली W के ऊपर से होके फिर Z Y और X के ऊपर से होके ये यहाँ तक जा रही है। तो ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है ये। ठीक है। तो इनके डिफरेंट पार्ट्स कर लो। मान लो ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, ये लेंथ L3 है, ये L4, ये L5। तो फिर टोटल लेंथ होगी स्ट्रिंग की L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, और टोटल लेंथ सेम रहेगी भी। ठीक है।
और फिर ये मान लो कि भाई पुली ए का डिस्प्लेसमेंट x1 है सपोज ऊपर, पुली y का डिस्प्लेसमेंट x2 मान लो नीचे, और ब्लॉक सी का x3 मान लो। तो जो डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक ए का होगा वही पुली x का भी होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक सी का है वही पुली जेड का भी होगा। और फिर देखोगे भी कि इस लेंथ में कितना चेंज आएगा, L1, L2, L3, L4, L5, और टोटल चेंज को 0 कर दो तो वहां से आपके पास रिलेशन आ जाएगी। ठीक है भी, तो जरा ट्राई करो इसको भी। हाँ जी बताओ भी L1 में कितना चेंज आएगा, L1 लेंथ कितनी कम या ज्यादा हो जाएगी? हाँ जी सिंपल है भी, देखो जरा सिंपल देख के बता सकते हो। देखो जो लेंथ L1 है वो पुली Y और W के बीच की लेंथ है ना भी, जैसे ये पुली W है और ये पुली Y है, ये लेंथ L1 है। अब पुली Y डिस्टेंस x2 नीचे आ गई भी, मान लो यहाँ पे आ गई, तो फिर ये लेंथ कितनी होगी भी? तो ये लेंथ x2 बढ़ जाएगी ना भी, L1 पहले L1 थी, अब L1 प्लस x2 हो जाएगी। ठीक है भी, तो जो लेंथ L1 है वो x2 बढ़ जाएगी भी। ठीक है, लेंथ L1 जो है वो x2 बढ़ जाएगी। सिमिलरली व्हाट अबाउट L2? L2 कितनी, L2 में क्या चेंज आएगा भी? तो लेंथ L2 है पुली W और पुली Z के बीच, पुली W तो रेस्ट पे है, पुली Z नीचे आ गई, डिस्टेंस x3, तो लेंथ L2 x3 बढ़ जाएगी। ठीक है भी, व्हाट अबाउट L3? पुली लेंथ L3 पे क्या फर्क पड़ेगा भी? लेंथ L3 है पुली Y और पुली Z के बीच, हाँ जी। देखो लेंथ L3 है पुली Y और पुली Z के बीच, जैसे पुली Y है और ये पुली Z है, ये लेंथ L2 है। तो पुली Y अगर नीचे आती है डिस्टेंस x2, पुली Y मान लो यहाँ पे आ गई, x2 डिस्टेंस मूव करके, और पुली Z डिस्टेंस x3 नीचे आ गई, मतलब यहाँ पे आ गई। तो फिर अब दोनों पुलिस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो अब डिस्टेंस हो जाएगा L2 प्लस x3, क्योंकि ये इतना इतना पहले L2 था अभी,
इतना इतना पहले L2 था, और अब ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी L2 प्लस x3 माइनस x2। तो फिर जो चेंज हुआ लेंथ L3 में, एक मिनट, ये L3 है ना, सॉरी L3 है ये। Tomorrow, Chelsea will take on Sheffield United at 10 p.m. ये L3 था अभी पहले। मतलब पुली y और z के बीच डिस्टेंस पहले L3 था, पुली y डिस्टेंस x2 नीचे आ गई, पुली z डिस्टेंस x3 नीचे आ गई। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया L3 प्लस x3 माइनस x2। तो कितना बढ़ गया अभी लेंथ दोनों के बीच? तो बढ़ जाएगा x3 माइनस x2। सिमिलरली जो L4 है अभी, तो L4 कितनी कम ज्यादा हो जाएगी भी? तो L4 डिस्टेंस है पुली y और x के बीच, ठीक है भी। तो मान लो जैसे पुली y है और ये पुली x है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है L4। तो पुली y नीचे आ जाती है, डिस्टेंस x2, पुली x ऊपर चली जाती है, डिस्टेंस x1। तो कितना डिस्टेंस बचेगा दोनों के बीच में भी? तो ये बचेगा L4 माइनस x1 माइनस x2, ये बचेगा ना भी। तो फिर इसका मतलब L4 जो है वो x1 प्लस x2 डिक्रीज कर जाएगी, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस x1 प्लस x2। और जो लेंथ L5 है भी, वो पुली x और सीलिंग के बीच है, तो पुली x जब ऊपर आएगी तो लेंथ L5 x1 कम हो जाएगी, तो फिर माइनस x1 एंड टोटल चेंज 0। एक बार दोबारा देख लो भी इसको, कोई अगर स्टेप ना समझ आए तो आप बता सकते हो। ठीक है भी। अभी दोबारा देख लो, लेंथ L1 L2 L3 L4 L5 किस तरह से चेंज होंगी। ये सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है अभी। बस आपने देखना ही है कि जो लेंथ L1 L2 L3 आप देख रहे हो वो किन दो पॉइंट्स के बीच में है, मतलब दो पुली के बीच में किस तरह से है, और पुली मूव कर रही है नहीं कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो लेंथ कम ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है भी। तो अब यहाँ से देखो x2 से x2 कैंसिल, तो यहाँ से आएगा अभी 2x3 माइनस x2 माइनस 2x1 इक्वल टू 0 एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो फिर ये रिलेशन वेलोसिटी में आ जाएगी। तो क्या आएगा अभी? तो आएगा 2v3 माइनस v2 माइनस 2v1 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से v3 आ जाएगा
2v1 प्लस v2 अपॉन 2, और फिर v1 v2 की वैल्यूज पुट कर दोगे। तो 3 आंसर आ जाएगा। 3 मीटर पर सेकंड और आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, और हमने इसको नीचे अज्यूम किया था, तो फिर नीचे ही आंसर आएगा। तो 3 मीटर पर सेकंड डाउन, तो बी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका बी आंसर आ जाएगा। हाँ जी, समझ आ गई भी है। W तो 3600 हो गए एक दूसरे के इक्वल। टी एंड W टी कहाँ है इसमें? सर टेंशन नहीं होगी? मतलब यहाँ पे कह रहे हो आप टेंशन? यस सर। हाँ चलो, यहाँ तो डब्ल्यू के बराबर ही होगी। ठीक है, उसके बाद तो सर फोर्स होगी T/12। अच्छा, वो कैसे पता लगाया आपने? सर अब वो थोड़ा समझाना मुश्किल लगता है मेरे को। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। चलो यहाँ से देख ले, शुरू करते हैं। अगर यहाँ पे फोर्स एफ है, तो ये इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन एफ हो जाएगी, इस वाले में। तो यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, और यहाँ पे एफ, तो फिर यहाँ पे 3F लग जाएगी। ठीक है, तीनों को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ टेंशन 3F हो जाएगी। देखो स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो गई है, यहाँ पे खत्म होके फिर सेकंड स्ट्रिंग शुरू हो रही है यहाँ से। फिर यहाँ 3F है, तो इस पूरी स्ट्रिंग में 3F होगी, यानी यहाँ पे भी 3F होगी, यहाँ पे भी 3F हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे 6F हो जाएगी, इन दोनों का सम। फिर यहाँ पे 6F है, तो यहाँ पे भी 6F, और यहाँ पे भी 6F, और फिर यहाँ पे 12F हो जाएगी, दोनों का सम। क्योंकि पुलिस का मास नेग्लिजिबल है, ये मान के चलेंगे। फिर 12F इज इक्वल टू W, और W है 3600, तो 300 kg आ जाएगा। ठीक है, तो ए आंसर है। ऐसे करा भी आपने? यस सर। चलो ठीक है। तो अभी अब ये वाले असाइनमेंट आप कंप्लीट कर लेना नेक्स्ट टाइम तक। ठीक है, और अब ये वाली स्टार्ट करना भी आप करना, पेज नंबर 10 पे जो है, अब ये वाले असाइनमेंट करना। ठीक है जी, इसमें ये वाला क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो भी, in the arrangement of figure, assume negligible friction between the blocks and table. String is light and inextensible. Pulley is massless and frictionless. A force F is applied on M2. Find tension in the string. तो भी अगर मान लो M1 की एक्सेलरेशन A1 मान लें इस तरफ, और M2 की A2 मान लें,
तो पहले भी A1 A2 में क्या रिलेशन होगी वो निकाल लेते हैं। जैसे जो ये वाली स्ट्रिंग है भी, इसकी ये लेंथ L1 मान लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये लेंथ L2 मान लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो when the system moves, तो लेंथ L1 L2 will change, और वो चेंज कितना होगा वो निकालना है अभी। तो मान लो आफ्टर सम टाइम M1 का डिस्प्लेसमेंट x1 हो गया और M2 का डिस्प्लेसमेंट x2 हो गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट M2 का होगा वही पुली का होगा, तो पुली का भी x2 हो जाएगा। तो अब बताओ भी लेंथ L1 L2 पे कितना कितना चेंज आएगा। जैसे जो लेंथ L1 है वो इस वॉल और पुली के बीच है। वॉल तो फिक्स है भी, लेकिन पुली अगर इस तरफ डिस्टेंस x2 मूव कर जाती है तो लेंथ L1 जो है वो x2 बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो लेंथ L1 x2 बढ़ जाएगी। तो लेंथ L1 में चेंज आ गया x2। व्हाट अबाउट L2? अब देखो L2 लेंथ है मास M1 और पुली के बीच, ठीक है जी। जैसे मान लो ये M1 है और ये पुली है, तो दोनों के बीच की लेंथ है L1, सॉरी L2। कुछ टाइम बाद पुली मूव करके यहाँ पे आ गई, डिस्टेंस x2 मूव कर गई पुली, और ब्लॉक मूव करके यहाँ पे आ गए। तो ब्लॉक मूव कर गया डिस्टेंस x1। तो फिर अब कितना डिस्टेंस हो जाएगा ब्लॉक और पुली के बीच का? तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L2 प्लस x2 माइनस x2, ठीक है भी। तो इसका मतलब है जो लेंथ L2 है फिर वो x2 माइनस x1 बढ़ जाएगी, तो प्लस x2 माइनस x1 एंड टोटल चेंज 0। तो फिर यहाँ से x1 आ जाएगा 2x2, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस, तो यही रिलेशन एक्सेलरेशन में आएगा A1 इक्वल टू 2A2, ठीक है भी। अब ये समझ आ गया आपको? तो A1 इज इक्वल टू 2A2, ये रिलेशन आएगी भी एक्सेलरेशंस में। फिर बाकी तो इक्वेशन लिखनी है भी F इक्वल टू ma वाली। जैसे यहाँ टेंशन T मान लो, तो T ब्लॉक M1 पे ऐसे लगेगी और पुली पे ऐसे लगेगी। तो ब्लॉक M1 की इक्वेशन लिखोगे तो ब्लॉक M1 पे फोर्स है T, मास M1, एक्सेलरेशन A1, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी T इक्वल टू M1 A1। इसके अलावा यहाँ जो टेंशन है भी, यहाँ टेंशन होनी चाहिए T प्लस T, 2T यहाँ पे। T प्लस T 2T, ठीक है। तो फिर M2 पे नेट फोर्स आ जाएगा F माइनस 2T, ठीक है ना। जैसे ये पुली का डायग्राम बनाओ अगर आप, तो पुली पे यहाँ टेंशन T है, यहाँ टेंशन T है, यहाँ T प्राइम मान लो,
तो पुली का मास नेग्लिजिबल है, तो पुली पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी T प्राइम इज इक्वल टू 2T। तो फिर यहाँ टेंशन 2T आ जाएगी, और फिर M2 का एबीडी बनाओ। तो M2 पे यहाँ टेंशन F और यहाँ टेंशन, मतलब यहाँ फोर्स F, यहाँ टेंशन 2T और एक्सेलरेशन इसकी A2। तो इसकी इक्वेशन आएगी F माइनस 2T इक्वल टू M2A2। तो ये तीन इक्वेशन आ गई अभी। इन तीनों को सॉल्व करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है जी, अभी कर लोगे। इस क्वेश्चन का थोड़ा डायग्राम अगर मैं चेंज कर दूं ऐसे, कुछ ऐसे बना दो डायग्राम भाई। यहाँ पर एक पुली लगा के और स्ट्रिंग को पुली पे से पास करा के और फिर यहाँ कनेक्ट कर दूंगा ऐसे भी। तो अब क्या इक्वेशन आएगी भी, जैसे इसकी एक्सेलरेशन A1 मान लें, इसकी A2 मान लें, तो अब A1 और A2 में क्या रिलेशन आएगी। तो अब देखो भी, अगर जैसे अब ये लेंथ हम L1 माने, ये लेंथ L2 माने, ये L3 माने, और इनका डिस्प्लेसमेंट x1 माने, x2 माने, तो इस पुली का भी x2 हो जाएगा इस तरफ। अब जैसे लेंथ L1 है, वो ब्लॉक M1 और इस पुली के बीच की लेंथ है, तो अगर पुली इस तरफ जाती है तो लेंथ L1 बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? वो बढ़ेगी x2। और ब्लॉक इस तरफ जाता है तो लेंथ L1 कम होगी। कितनी कम होगी? x1। तो फिर टोटल चेंज आ जाएगा L1 में x2 माइनस x1। तो सीधे आप ऐसे करके लिख सकते हो भी, आपको हर बार इस तरह का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है हर बार। तो बस ये देख लो कि किसके किधर जाने से लेंथ बढ़ेगी या घटेगी। बढ़ेगी तो प्लस कर दो, घटेगी तो माइनस कर दो। ठीक है, हाँ जी, समझ आई बात ये भी। देखो पुली अगर उस तरफ जाती है तो लेंथ L1 बढ़ जाएगी x2 से, और ब्लॉक आगे जाता है तो लेंथ L1 कम हो जाएगी x1 से। तो फिर टोटल चेंज आ जाएगा x2 माइनस x1। ऐसे जो लेंथ L2 है, ये इस पुली और इस पुली के बीच है। ये वाली पुली तो फिक्स है, ये वाली पुली x2 आगे चली गई तो लेंथ L2 x2 बढ़ जाएगी, और ऐसे लेंथ L3 भी x2 बढ़ जाएगी, और टोटल चेंज 0 कर दो तो यहाँ से x1 आ जाएगा 3x2, और फिर A1 आ जाएगा 3A2।
और फिर यहाँ टेंशन टी वगैरह मान लो, तो यहाँ 2t हो जाएगी और यहाँ पे t होगी। तो फिर m2 की इक्वेशन आएगी, नेट फोर्स होगा m2 पे F माइनस 2t माइनस t, यानी F माइनस 3t इक्वल टू m2a2। और m1 की इक्वेशन तो वही आएगी, t इक्वल टू m1a1। तो अगेन 3 इक्वेशन आगे, तीनों को सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। अभी समझ आ गई है? तो ऐसे आप चाहो तो और भी पुली लगा सकते हो इसके अंदर भी। अगर एक पुली और लगा दूं मैं यहाँ पे, ऐसे करके, तो फिर यहाँ पर A1 4A2 आ जाएगा इस केस में, ठीक है भी। चलो इसके बाद आप ये क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई कर लेना भी, ठीक है। So now you have to complete this assignment for next class. Assignment on page number 10, 10, 11, 12, 13. इसका एक ये क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी। Two smooth blocks are moving on a smooth horizontal surface. The force P is applied in such a way that mass m remains stationary with respect to block of mass capital M. यानी m does not slide on capital M. Find magnitude of P and normal force between m and n. देखो भी, अगर हम किसी ऐसे ब्लॉक पे कोई एक छोटा ब्लॉक रखें और उसको रख के छोड़ दें, तो वैसे नीचे स्लिप कर जाएगा ना भी, ठीक है, वो नीचे स्लिप कर जाएगा। बट इसको नीचे स्लिप करने से रोकने के लिए हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को सपोज इस तरफ कुछ एक्सेलरेशन दे दी हमने, ताकि ये नीचे स्लिप ना करेगी। यहाँ पे कोई फोर्स लगा के इस पूरे सिस्टम को एक्सेलरेशन दे दी हमने, सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज, ठीक है भी। तो फिर इस फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो पूछ रहे हैं इसमें भी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ P, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इकट्ठे मूव करेंगे भी। अगर ये इस पे स्लिप नहीं करता, देन बोथ विल मूव टुगेदर। और फिर दोनों के लिए इक्वेशन लगा दें F इक्वल टू M में, तो नेट फोर्स P हो गया, टोटल मास M प्लस M इंटू एक्सेलरेशन A, यानी अप्लाई F इक्वल टू M में, तो ये इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है।
नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। और फिर अब अकेले स्मॉल एम का डायग्राम बनाओगे, अगर स्मॉल एम पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। देखो इस पे एक तो mg फोर्स लगेगा नीचे, इसका जो वेट होगा, तो mg फोर्स से नीचे आ जाएगा। और दूसरा स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच नॉर्मल फोर्स होगा। जो स्मॉल एम में वो कैपिटल एम के सरफेस को ऐसे प्रेस करेगा अभी, तो फिर कैपिटल एम स्मॉल एम पे फोर्स ऐसे लगाएगा से एन। ठीक है जी, इस एन को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, भी एक ही बात है। यानी इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जो ये वाला सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, यानी ऐसे लगेगा अभी। और ये एंगल बीटा दिया हुआ है। तो इस पे दो फोर्स लगेंगे अभी इस ब्लॉक पे ना, ये अब इस पे दो फोर्स लगेंगे ब्लॉक के ऊपर। ये अगर आप ये वाला एंगल निकालो तो ये एंगल आएगा बीटा, क्योंकि देखो ये एंगल बीटा है तो ये एंगल 90 माइनस बीटा होगा। ये एंगल 90 है तो फिर ये बीटा हो जाएगा, ताकि तीनों का सम 180 हो सके। तो फिर ये एंगल बीटा हो गई। और फिर अगर आप एन के कंपोनेंट्स करो तो इसके कंपोनेंट आएंगे एन कोस बीटा और एन साइन बीटा। और एक्सेलरेशन इसमें ए है। तो वर्टिकल में तो फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो वर्टिकल में इक्वेशन आ जाएगी एन कोस बीटा इक्वल टू एम जी। और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन ए है और फोर्स एन साइन बीटा है, तो हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन आ जाएगी एफ इक्वल टू एम ए। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो भी, तो आ जाएगा टेन बीटा इक्वल टू ए अपॉन जी। तो यहाँ से ए आ जाएगा जी टेन बीटा, और फिर ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। और सेकंड पार्ट में पूछा नॉर्मल फोर्स बिटवीन एम एंड एम, तो वो यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी एम जी अपॉन कोस बीटा। ठीक है भी, तो यहाँ पे दोनों पार्ट्स हो गए। हाँ जी, समझ आ गई भी है। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी से रिलेटेड है अभी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी से रिलेटेड है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। तो अभी अब आपका नेक्स्ट क्लास का जो होमवर्क है वो ये वाला असाइनमेंट है। ठीक है, पेज नंबर 10 वाली, इसको ट्राई कर लेना। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो भी, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट टू लॉज ऑफ मोशन,
इसमें 22 क्वेश्चन है, ये भी ट्राई कर लेना अभी, ठीक है। हाँ जी, समझ आ गया भी सबको ये? हाँ जी।